जोहार। झारखंड वासियों को जोहार। आज जो विजन पाठशाला एक नया टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि झारखंड के स्टूडेंट जो कि जेटेट और बिहार वाले जो बिहार सीजीएल देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने क्लास में आप लोग को प्रस्तावना, संघ एवं राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता एवं मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया हूँ। तो इसके तहत आज प्रस्तावना से तमाम सारे 50-55 क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। और आप लोग देखिए क्या जो आप कितना सही कर पा रहे हैं, आप कितना सही कर पा रहे हैं, और साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आगामी आने वाले एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि जो कौन कौन से क्वेश्चन जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि भारत के संविधान के किस भाग में को उसकी आत्मा का व्याख्यान प्रदान करता है। द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो कहा गया है, किसको कहा गया है? तो प्रेमबल यानी प्रस्तावना, बी है मौलिक अधिकार, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है राज्य के सभी अनुच्छेद। तो जो इंडेक्स है, अगर कोई बुक का इंट्रोडक्शन अगर पढ़ेंगे, कोई बुक का अगर निचोड़ लेना हो तो उसकी मूलभूत आपका प्रस्तावना में मिलता है। तो संविधान की जो मूल आत्मा कही गई है वो मूल आत्मा आपके प्रस्तावना में दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर होंगे सो ए हो जाएंगे। दूसरी क्वेश्चन जो है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर ध्यान देने को कहा है? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ प्रस्तावना पे मूल अधिकार देने की बात की गई है, प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में ही देश कैसे चलाया जाएगा, सरकार कैसे चलेगी, आम जनता को किस प्रकार से रहना है, लोकतंत्र के मूल भावनाओं को कैसे फॉलो करना है, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये सारा चीज़ आपको प्रस्तावना में कहा गया है। इसलिए प्रस्तावना ही आपके संविधान निर्माताओं ने इस पे ज़्यादा जोर देने के लिए कहा गया है। जो अगली क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत एक जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतांत्रिकवादी भारत, लोक गणराज्य भारत, लोक प्रभुता और हम भारत के लोग। तो आप प्रस्तावना पढ़िएगा, प्रस्तावना में डायरेक्ट लिखता है कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो डी हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु जो तमाम सारी चीज़ों को लिखा गया है वो चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे डी सही हो जाएंगे आंसर इसका। अगली क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? गणराज्य या गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके इनकी जो है, इसकी मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, यहाँ राज्यों की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्रमुख जो होंगे वो निर्धारित अवधि के लिए, क्योंकि यहाँ वंशानुगत नहीं है, इसलिए डी इसका आंसर सही होगा। राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं तो हमारा जो प्रमुख होते हैं, देश का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं। अगली क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑब्वियसली बात लिखा हुआ है, आपके जो संविधान है उसमें लिखा ही हुआ है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की गई है। अगली क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है, इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन ए है, राज्य सभी धर्म के खिलाफ है, जो कि गलत है, या तो ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया, ये भी गलत है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, यह सही है, क्योंकि राज्य कभी स्वीकार नहीं करता है, व्यक्ति स्वीकार करिए, राज्य कभी स्वीकार नहीं करता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है।
नेक्स्ट है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे, कोई धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, बार बार गणतंत्र का मतलब क्या होता है, चुनी हुई प्रमुख, बार बार इसका मतलब होता है चुने हुए प्रमुख। ध्यान रखिए, केवल लोकतांत्रिक राज्य में होता है, अध्यक्षीय पद्धति में होता है, संसदीय पद्धति वाला शासन में होता है, जहाँ पर अध्यक्ष जो होगा वंशानुगत न होगा। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे वंशानुगत नहीं होगा वह गणराज्य होगा, चाहे वो संसदीय प्रणाली हो, अध्यक्षीय प्रणाली हो या लोकतांत्रिक प्रणाली हो, कहीं भी जहाँ वंशानुगत नहीं होगा वो गणराज्य कहलाएगा। तो इनका जो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, इसका जो सही आंसर वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो दो शब्द जो 42वें संविधान संशोधन के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र, इसमें जोड़ा गया था केवल 3 वर्ड को जोड़ा गया था, जिसमें 2 वर्ड आपके लिखा हुआ है, एक वर्ड है जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और एक अखंडता को जोड़ा गया था। तो 3 वर्ड को जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसमें ये चीज़ को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य? नहीं, ये अधूरा लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये अधूरा लिखा हुआ। प्रस्तावना का पढ़ लीजिएगा, ये पूरा नहीं लिखा गया है। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये भी अधूरा लिखा हुआ। एक संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये सही लिखा हुआ। तो देखिए, सीरीज से आप लोग को याद कर लेना है, यहाँ पे सीरीज वाइज इसको याद कर लेना है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, यह सीरीज में पूछ देता है, कभी समाजवादी को पहले कर देगा, कभी संप्रभुता संपन्न को बाद। इसीलिए एक लाइन में इसको देगा, पहले है प्रभुता संपन्न जिसको हम लोग सॉवरेन कहते हैं, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद प्रजातांत्रिक और उसके बाद गणराज्य है। तो यह सीरीज, यह लाइन बाय लाइन इसी तरह से पढ़िएगा ताकि यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अगली क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत वंशानुगत शासक नहीं है, भारत में सभी राज्यों का संघ है। तो कितनी बार बता चुका हूँ, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। बार बार कह रहा है कि इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका यानी उसमें लिखी हुई नहीं है। समाजवादी लिखी हुई है, पंथ निरपेक्ष लिखी हुई है, संप्रभुता संपन्न लिखी हुई है, लोक कल्याण नहीं लिखा हुआ है। लोक कल्याण आपका नहीं लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में इस वर्ड का यूज नहीं किया गया, इसीलिए डी आंसर इसका जो हो जाएंगे सो सही हो जाएंगे। ये डी आंसर इसका सही हो जाएंगे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, 13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कल्याणकारी का मतलब अधिक से अधिक लाभ दीजिए, यानी कि अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण की योजना हो, यानी कि सबको कल्याण होना चाहिए। तो ऑप्शन ए पे कंसीडर करें। कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन भी होना चाहिए, कमज़ोर वर्ग का कल्याण नहीं होगा तो अमीर ही केवल कल्याण होगा। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब अगर एप्रोप्रिएट आंसर देखिएगा तो बी आंसर सही हो जाएगा कि कमज़ोर वर्गों को भी कल्याण करने की बात की गई है। तो बी ऑप्शन इसका जो हो जाएंगे सही हो जाएगा। अगला
अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक गणराज्य प्रमुख के रूप में माना गया है। बार बार गणराज्य मुख्य के बारे में बता रहा हूँ। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है या 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। इसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार जो संसदीय प्रणाली के अनुसार होता है। बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। जहाँ भी गणराज्य का मुख्य माना जाएगा, गणराज्य कहा जाएगा, तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे जो होंगे सो राज्याध्यक्ष चुने जाएंगे, वंशानुगत नहीं होगा, यह ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए, मैंने क्रम के बारे में पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि क्रम क्या होना चाहिए। क्रम क्या है, तो सबसे पहले क्रम में है संप्रभुता, यानी सार्वभौम संप्रभुता संपन्न। उसके बाद समाजवादी है उसके बाद धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद लोकतांत्रिक यानी जनवादी गणतंत्र है। तो ऑप्शन इसमें मिला लीजिए कि सबसे पहले कौन होगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र, यानी कि डी ऑप्शन इसका जो हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। ये सीरीज याद रखेगा। यह क्वेश्चन की शुरुआत बीपीएससी वाले ने पहले किया था, झारखंड पीसीएस वाले भी इसको शुरू किए थे, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिख दिया गया है पहले जो है सो सार्वभौम है, सत्ता संपन्न, जिसको सॉवरेन नेशन कहते हैं। उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद ही जनवादी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसको याद रखिएगा। फिर सेकुलर वर्ड यूज हुआ है। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, सभी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो देखिए, सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता जो 25 से 28 आर्टिकल दिया गया है, 25 से जो 28 का जो आर्टिकल दिया गया है, या 25 to 28 जो आर्टिकल आपका दिखा गया है, ये 25 से लेकर 28 तक जो है, यह धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ावा दे सकता है। सेकुलर में अगर मौलिक अधिकार का 25 से 28 अगर यूज करिएगा तो आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 तक इसी बारे में चर्चा किया गया। इसीलिए आप धर्म के सेकुलर वर्ड का मतलब कहेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की उपासना में स्वतंत्रता करने का स्वतंत्र है, लेकिन राज्य या देश इसके ऊपर नहीं करेगा। कोई भी सरकारी संस्थान में धार्मिक उल्लास नहीं किया जाएगा, यह जो है सो सेकुलर की भावना के खिलाफ है। तो सरकारी संस्थान में भारत जो है सो रिस्पेक्ट करेगा, सरकार रिस्पेक्ट करेगी सभी धर्मों का आदर करेगी, लेकिन उसमें शामिल नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, सेकुलर का मतलब यही है। 1900 शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसमें विषय निम्नलिखित कथनों में सही है, अब चूज करिए। पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बी 44वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, नहीं, गलत है। दूसरा तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, यह सही है। और चौथी है कि मूल प्रस्तावना में था, यह मूल प्रस्तावना में था, तो मूल प्रस्तावना में इसको था ही, मूल प्रस्तावना में ही जोड़ा गया है, लेकिन पहले से नहीं था, यह पहले से नहीं था। इसीलिए इसका जो आंसर एप्रोप्रिएट आंसर होगा 1 और 3 हो जाएंगे, केवल 1 और 3। मूल प्रस्तावना में नहीं था, ध्यान रखिएगा। 1950 में जब बनकर तैयार हुआ था उस समय इस बात को नहीं जोड़ा गया था, 1976 में इस बात को जोड़ा गया है। इसलिए मूल जो प्रस्तावना है, जो मूलभूत लिखा हुआ, उसमें इस वर्ड को नहीं जोड़ा गया है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएंगे 1 और 3 केवल हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया में क्या अर्थ निकलता है। भारत के लोग, जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, द डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि रूल ऑफ द पीपुल, जनता का शासन। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, बी ऑप्शन कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण में जनता द्वारा हुआ है,
संविधान निर्माता ने भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 ऑप्शन कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है भारत के संविधान जनता के सहमति पर आधारित है। देखिए संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। जो भी कह रहा है कि संविधान भारत की जनता की सहमति, नहीं, जनता के प्रतिनिधि द्वारा बनाया गया था, यानी कि संविधान सभा में बना था। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए कि भारतीय निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर, ये भी गलत है, क्योंकि करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनता के द्वारा, नहीं, संविधान सभा द्वारा बना। कैबिनेट मिशन सबसे पहले बैठा था संविधान सभा के गठन के लिए। संविधान सभा का गठन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, उसके द्वारा ही बनाने की शुरुआत की गई। देश आज़ादी हुई, उसके बाद फिर बैठा, फिर बनाया गया संविधान सभा, उसके द्वारा बना। तो जनता के द्वारा नहीं बनाया गया। जनता के प्रतिनिधि जो चुनी हुई प्रतिनिधि थे और कुछ राजवाड़े के प्रतिनिधि सब मिलकर बने आए हैं इसको। ए ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में प्रभुत्वता जनता में निहित होती है, यह ऑप्शन सही है। इसीलिए इनका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की भारत की जनता के सहमति पर आधारित है। तो ये नहीं। 19वां नंबर क्वेश्चन है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या है? पहला सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय और सामाजिक स्पर्धा। तो इसका ऑप्शन है सामाजिक न्याय होगा, क्योंकि समाजवाद मतलब सारे संपत्ति पे सरकारीकरण होना, यानी कि सही डिस्ट्रीब्यूशन करना। समाजवाद का मतलब होता है कि सरकारी संपत्ति का गरीबी अमीरी सब में बांटा। पीडीएस को देख लीजिए, यानी सामाजिक न्याय को प्रदान करना, ये होता है। समवर्ती सूची। अगली क्वेश्चन जो है कि भारत में जो समवर्ती सूची लिया गया है कहाँ से? समवर्ती सूची संविधान में लिया गया है कहाँ से? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लौकिक संप्रभुता है क्योंकि भारत का संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातांत्रिक शब्दों से। तो इसका सही आंसर है हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग से लिया गया है। तो इसका आंसर यही होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की किस क्रांति के प्रभाव का झलक मिलता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और चीन की क्रांति। तो देखिए जो स्लोगन है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो कि आपके संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, समानता कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, बंधुत्व, यह फ्रांस की क्रांति से मिला है। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था, वो जिसको हम कहते हैं जैकोबियन क्लब द्वारा लिया गया था। वहाँ के जान निकोलस, वहाँ के जो थे जान निकोलस तो रूस के थे, लुईस 16, जिसको हटाकर वहाँ पे जैकोबियन पार्टी, जो कि जैकोबियन क्लब थे, उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। और जो थर्ड स्टेट की जो पार्टी थी, जो कि गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, उन्होंने एक ही नारा दिया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो 1789 की जो घटना है फ्रांसीसी क्रांति का, उसी की झलक हमारे संविधान में मिलता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मिलता है। तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। तो फिर एक क्वेश्चन आ गया कि मूल भारतीय संविधान में भारत को क्या बनाया गया था? तो देखिए हम बार कह रहे हैं कि जब 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो ऑप्शन को देखते हुए पढ़ते हुए चलिए। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य। यहाँ पे जो भी वर्ड धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, इसको हटा दीजिए, ये वर्ड को नहीं जोड़ा गया था। तो केवल एक ही वर्ड है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। सही आंसर इसका जो हो जाएगा सो ए हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में न इस बात को जोड़ा गया था, न यहाँ पे समाजवादी जोड़ा गया। तो ऑलरेडी ये तीनों ऑप्शन तो कट रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन कट रहे हैं। अभी के संविधान की प्रस्तावना में ये जोड़ा गया है, लेकिन जब 1950 में लिखी गई थी वहाँ पे केवल यही तीन वर्ड को प्रयोग किया गया था। प्रभुत्व संपन्न
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसको वर्ड यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन जो है वह है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जाता है? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में। भाग 1 में है संघराज्य क्षेत्र, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन आपका जो दर्शन है, आदर्श वाक्य लिखे जाते हैं, हम भारत के लोग, कैसी देश बनाया जाएगा, सरकार कैसे चलाई जाएगी, वो सारे आदर्श बात प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएगा, प्रस्तावना। अगली जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस बात को जोड़ी गई थी? किस बात को नहीं जोड़ा गया था? यहाँ पे सॉरी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, इस बात को नहीं है। धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, केवल इसको नहीं जोड़ा गया है। 42वां संविधान गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा आप लोग, 42वां जो संविधान संशोधन है इसको ध्यान रखिएगा, इसमें इस चीज को जोड़ा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है 27 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1950 में लागू किया गया था, उक्त 1976 में संविधान को जोड़ा गया था। सी है उक्त शब्द को 1985 में जोड़ा गया था, उक्त शब्द को संविधान के प्रस्तावना का अंग नहीं था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है? तो दो वर्ड जो है उक्त शब्द जो 1976 में जोड़ा गया है वो संविधान में नहीं था पहले से, तो इसको याद रखिएगा बी नंबर को। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो प्रस्तावना में ही लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सीरियस सी बात है, जब प्रस्तावना में ही लिखा गया है तो उस बात को ध्यान रखिए और डी ऑप्शन को छट से मार लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक लोकतंत्र के रूप में और उपयुक्त में से सभी। बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोकतंत्र की जगह वो लिखा गया है। अगर यहाँ पे अगर लोकतंत्र की वर्ड यूज कर दिया जाए तो राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी को यूज किया गया है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप राजतंत्र को लिखा, यहाँ पे लोकतंत्र कर दीजिएगा। लोकतंत्र एक टाइपिंग मिस्टेक है, लोकतंत्र लिख लीजिएगा लोग। जो अगली प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बार बार यह हम भारत के लोग यानी कि जनता में ही सर्वोच्च सत्ता निहित है। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत की आत्मा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन जो है सो रिपीट किया हुआ है प्रस्तावना में। भारत एक लौकिक संप्रभुता संपन्न है क्योंकि हम भारत के लोग जोड़े जाते हैं, ठीक है, यह भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है कि हम मूल संविधान में क्या जोड़ा गया, यह भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 35 नंबर रिपीट किया हुआ है। 36 नंबर जो है 42वें संविधान संशोधन में क्या चीज़ नहीं जोड़ा गया, ये भी रिपीटेड है। 36-76 में जोड़े गए थे, यह भी है। संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, यह भी रिपीटेड है। 40 जो क्वेश्चन नंबर है भारत की सर्वोच्च सत्ता, इसमें भी निहित है। एक प्रभुता संपन्न एकता, 41 नंबर क्वेश्चन से आ जाइए कि एक प्रभुता संपन्न एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में? तो इसका आंसर जो है प्रस्तावना में एकता और अखंडता, संप्रभुता संपन्न, ये सब की बात की गई है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर ए का क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे की व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक के मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में,
संविधान में पाठ में नहीं कहीं नहीं। तो देखिए जो मूल उद्देश्य जो है सो तो आपको तीनों में मिलेगा, मूल अधिकार में भी मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, मूल कर्तव्य में मिलेगा। इसलिए सी ऑप्शन इसका सही मान लीजिएगा। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे चीज़ों में इनका दिया गया है। अगली 43 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान प्रस्तावना के उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार के भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति विचार किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में। तो संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव जो है सो प्रस्तावना में है, अभिव्यक्ति है सो प्रस्तावना में, इसलिए ए इसका सही हो जाएगा। 44वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, शासन का ध्येय का विवरण, संविधान में लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मापित करने की तिथि। तो देखिए संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया यह वर्णन नहीं किया हुआ है। सीधी सी बात है ये कि कहीं यूएसए से लिया गया, कहीं आयरलैंड से लिया, कहीं जर्मनी से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस चीज़ का वर्णन आपको प्रस्तावना में नहीं मिलेगा। यह भी शासन का ध्येय कैसा होगा, शासन एक लोकतांत्रिक होगा। संविधान लागू करने की तिथि 1950, यह भी वर्णन किया हुआ है। और इसको अंगीकृत कब किया गया तो 1949 में किया गया, ये भी वर्णन किया गया। इसीलिए ए ऑप्शन जो होगा इसका, ए ऑप्शन इसका सही होगा कि ये चीज वर्णन नहीं किया गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का, अंतर्राष्ट्रीय एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति, यानी डी ऑप्शन को नहीं करता है। ये सारा चीज लिखा हो गया। समानता में, न्याय में यही चीज लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बी में विचार में यानी एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता में लिखा गया है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। सी प्रतिष्ठा यानी कि समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, लेकिन डी ऑप्शन नहीं लिखा गया है, इसीलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन जो है कि में भारत को निम्नलिखित में से किस नाम चलता है? बी भारत, हम भारत को, जो भारत, भारतवर्ष, इंडिया और भारत, हिंदुस्तान और भारत, इंडिया या हिंदुस्तान। तो प्रस्तावना में भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, ये याद रखिएगा। सी नंबर को यूज किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा, भारत के संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या डी कह रहा है भारत के जनता द्वारा। नहीं, इसमें जो संविधान सभा था, संविधान सभा बनाई गई थी पहले तो 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा आया। उसके बाद जब देश बंटवारा हो गया, भारत एक और पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो उसके दौरान फिर भारत का एक संविधान सभा बना और संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। जो इसको जो स्वीकृत किया गया था वो भारत के संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे भारत के संविधान सभा। कि संविधान सभा 1946 में सबसे पहले कैबिनेट मिशन द्वारा बनाया गया था। 1946 याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन द्वारा पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया था। ये संविधान सभा में जो चुने हुए थे, क्योंकि भारत में कुछ ब्रिटिश अधिकार में थे, ब्रिटिश क्षेत्र के अधिकार में था, वहाँ पर निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था। जो एरिया राजवाड़े के अंदर में था वहाँ पे जो राजवाड़ा के जो मेंबर थे वो भेजे गए थे और इस तरह से चुनी हुई सरकार, मनोनयन की व्यक्ति और चुने हुए व्यक्ति सब मिलकर इस पर बहस किए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। भारत के संप्रभुता निहित है, रिपीट क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं, भारत के जनता में। भारत के संविधान सभा लागू कब किया, अंगीकृत कब हुआ था? तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 1950 में।
50 में लागू होने के पीछे यही बहस है कि 1930 में घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसमें घोषणा किए थे कि हमारे देश की आज़ादी 26 जनवरी को किया जाएगा, लेकिन हमारे देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया। अब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, तो ये 26 जनवरी को किस ढंग से मनाया जाएगा? तो संविधान सभा में यही कहा गया कि जिस दिन संविधान को लागू किया जाएगा, यानी कि हम रिपब्लिक डे मनाएंगे 26 जनवरी को, उस दिन हम संविधान को लागू करें। तो ये 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है, इसीलिए इस दिन को लागू किया गया। 50वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी और 1950 को। 26 जनवरी 1950 इस दिन लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? रिपीट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत के जनता में निहित है। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। एक देखिए, एक प्रस्तावना है जो कि लिखा हुआ है, आप लोग इसको याद करिएगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, आज़ादी, प्रतिष्ठा, अवसर के प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को एक डैश के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो एक्स यहाँ पे का मतलब क्या है? तो एक्स का मतलब क्या है? बनकर कब तैयार हुआ था, आज के डेट यानी बनकर कब तैयार हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कहता है कि संविधान सभा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपेत, यानी कि किस दिन को आपको लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स का मतलब जो हो जाएगा कि किस डेट में संविधान सभा ने इसको तैयार कर दिया था, तो यह 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को यह लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना में सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और पूजा की समानता को नहीं कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पूजा की समानता को नहीं कहा गया कि सब एक ढंग से पूजा करेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सबका अपना अपना विचार है, जैसे करना हो करे, उसके लिए नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, 26 नवंबर 1949 जो है सो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन बनकर तैयार हुआ था, इस दिन बनकर तैयार किया गया था। तो यह जो महत्वपूर्ण दिन है, तो प्रस्तावना में निम्न शब्द नहीं जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता और गणराज्य। तो यही 1 2 3 इसको नहीं, ये 1976 में जोड़ा गया है, 1976 में इसको जोड़ा गया है। तो 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका। जो इस वर्ड को आपको जब 1949 में बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय इस तीनों वर्ड को नहीं जोड़ा गया था। आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस तीनों वर्ड को नहीं जोड़ा गया था उस समय में। अगली क्वेश्चन जो है, संविधान के उद्देशिका का संबंध निम्न में से किन स्थानों के क्रम को सोचिए कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव के अंतर्गत उद्देशिका बना। सही है, नेहरू प्रस्ताव ही एक उद्देशिका प्रस्ताव लिया गया था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। यह जो प्रस्तावना है एक दर्शन है, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये भी सही है।
इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया गया तो क्यों हुआ 42वां? होगा, जरूर होगा। 3 केस है जो कि क्लास में आपको पढ़ा दिया है, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स और इंदिरा साय। तो कई सारे केसों में कहा गया कि नहीं हो सकता, कई में कहा गया, इसको क्लास में आपको डिस्कस करा दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा, तो 58 का जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस वर्ष हुआ गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसमें हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसमें किया गया है। थैंक यू फॉर वेरी मच। लगभग आपने जो है 58 क्वेश्चन बनाए, कितना सही किए कितना गलत किए आप कमेंट करिए, कमेंट करके हमको जवाब दीजिए, और कमेंट करिए और लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वेरी मच।